नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कंसल, कॉमर्स लेक्चरर, अग्रसेन आदर्श इंटर कॉलेज, दादरी, गौतम बुद्ध नगर से। छात्रों, आज हम लोग मुद्रा से संबंधित बात करेंगे। मुद्रा की गहराई में जाने से पहले प्रश्न ये है, हम ये जानना ज़रूरी है कि जो मुद्रा शब्द है ये आया कहाँ से। इस मुद्रा शब्द के बारे में जो अर्थशास्त्री हैं उनका मत एक नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मुद्रा शब्द जो है मोनेटा शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। हम ये जानते हैं कि मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द मोनेटा से हुई है। और मोनेटा रोम की देवी जूनो, गॉडेस जूनो का ही दूसरा नाम है, जिसके मंदिर में प्राचीन रोम में सिक्कों की ढलाई होती थी। किंतु इसके साथ ही कुछ दूसरे लोगों का मानना यह है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है, और वह संस्कृत भाषा का शब्द है मणि। मणि का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्यवान रत्न अथवा पदार्थ। इसके बाद भी कुछ दूसरे लोगों का मानना यह है कि जो मनी शब्द है वो लैटिन भाषा के पेक्यूनिया शब्द से संबंधित है। पेक्यूनिया शब्द की उत्पत्ति पेकस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पशुधन। प्राचीन काल में रोम में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। अब हम मुद्रा के अर्थ व परिभाषा को समझेंगे। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि मुद्रा धन का वह रूप है जिसको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में क्रय और विक्रय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से इस शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है, इसके कार्यों की विवेचना की है और अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुद्रा की परिभाषाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 विस्तार के आधार पर, नंबर 2 प्रकृति के आधार पर। अब हम एक एक करके इन परिभाषाओं को समझेंगे। विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाओं को और आगे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं, अर्थात जिन्होंने मुद्रा का अर्थ बहुत संकुचित लगाया। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर वाइस के अनुसार है, जिन्होंने कहा सिक्के, केवल सिक्के ही मुद्रा है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। उनके अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो उस वस्तु की ओर संकेत करती है जो वस्तुओं के मूल्यों का भुगतान तथा अन्य व्यापारिक दायित्वों को चुकाने में विस्तृत रूप से ग्रहण की जाती है। अब इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम मुद्रा शब्द का अर्थ लगाएं तो आप देखिए, मुद्रा शब्द का अर्थ निकलता है केवल धात्विक सिक्के ही, अर्थात मुद्रा का मतलब धात्विक सिक्के। इस अर्थ में पत्र मुद्रा, बैंक मुद्रा आदि मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में प्रत्येक देश में इन सब माध्यमों को विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी परिभाषा, इस विस्तार के आधारित दूसरी परिभाषा है विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा, अर्थात जिन्होंने ऐसे अर्थ, इसमें उन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं शामिल की जाती हैं जिन्होंने मुद्रा का परिभाषा विस्तार से दिया गया है। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात प्रोफेसर विदर्स ने यह कहा कि कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है वो मुद्रा कहलाती है। इसके बाद प्रोफेसर केंट की परिभाषा अगर हम देखें तो उन्होंने कहा मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम या मूल्य के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब इन दोनों परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें और उसके बाद निष्कर्ष करें तो हमें पता चलता है कि इस दृष्टिकोण से की गई मुद्रा की परिभाषा में उन सभी आधुनिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो विनिमय के माध्यम के का कार्य करती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार धातु के सिक्के, कागजी मुद्रा, साख मुद्रा आदि सभी को मुद्रा माना जाता है। अर्थात संकुचित अर्थ में केवल धात्विक सिक्कों को मुद्रा कहा गया, किंतु विस्तृत अर्थ में उन्होंने ये कहा, या विस्तृत अर्थ के अर्थशास्त्रियों ने यह माना कि कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है, चाहे वो धात्विक मुद्रा है, चाहे वो पत्र मुद्रा है, चाहे वो सिक्के हैं, चाहे साख मुद्रा है, वो मुद्रा की परिभाषा में शामिल होती हैं।
इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है उचित अर्थ वाली परिभाषाएं। अर्थात हम ये देखना चाहते हैं कि मुद्रा का अर्थ कौन सा सही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की है, जिन्होंने कहा वे सभी वस्तुएं मुद्रा में शामिल हैं जो कि किसी भी समय और स्थान पर बिना किसी संदेह या विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी तथा व्यय करने के साधन के रूप में स्वीकार्य हैं। प्रोफेसर मार्शल का मानना है कोई भी वस्तु जो किसी भी समय यानी आज से पहले, आज के बाद, किसी भी स्थान पर बिना किसी संदेह, ऐसी वस्तु जिसपे मनुष्यों को कोई संदेह ना हो और जिसके बारे में कोई विशेष जांच भी करने की आवश्यकता ना पड़े और उसका प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में किया जा सकता है, तो हम उसे मुद्रा कहेंगे। इसी कड़ी में अगली परिभाषा अगर हम देखें तो वो प्रोफेसर एली की है और प्रोफेसर एली ने कहा मुद्रा कुछ भी हो सकती है जो स्वतंत्र रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है और जो सामान्यतः ऋणों के भुगतान के रूप में ग्रहण की जाती है। तो प्रोफेसर एली ने दो बातों पे जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में हो और दूसरी बात वो ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती हो। इसके बाद एक और परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर सेलिगमैन की, जिसे सेलिगमैन ने कहा जिसे सामान्य स्वीकार्यता प्राप्त हो वह मुद्रा है। अर्थात जो चीज सामान्य रूप से स्वीकार करी जाए, यानी कि समाज में उसको कोई भी व्यक्ति आराम से स्वीकार कर लेता है, सेलिगमैन के अनुसार उसको मुद्रा कहा जाता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो उचित अर्थ वाली परिभाषाओं में मैंने एक और परिभाषा आपके लिए रखी है, वह है क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में और स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के माप और संचय के रूप में कार्य करती है। क्राउथर का कहना यह है कि विनिमय का माध्यम होना चाहिए, विनिमय का साधन होना चाहिए, दूसरी बात मूल्य का माप होना चाहिए और संचय भी होना चाहिए मूल्य का। क्राउथर ने इन तीन बातों पे जोर डाला। अब इन परिभाषाओं को अगर हम देखें और उसके बाद इसका कुछ निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलता है कि केवल धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा को ही मुद्रा में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब दूसरे आधार पे आ जाते हैं, जहां पे आता है प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं। प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं। प्रोफेसर क्राउथर की परिभाषा इस प्रकृति के आधार पर भी फिट बैठती है और यहां दोबारा से हमने लिखा कि मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के माप और संचय के रूप में कार्य करती है। प्रोफेसर हार्टले विदर्स मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात क्राउथर और हार्टले विदर्स की परिभाषा को हमने प्रकृति के आधार पर भी शामिल किया। इसके बाद वैधानिक परिभाषा की बात करें। वैधानिक परिभाषा का अर्थ यह है कि जो विधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो प्रोफेसर नेप के अनुसार जो वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह वस्तु मुद्रा बन जाती है। अर्थात कोई भी वो वस्तु जो राज्य अर्थात सरकार मुद्रा के रूप में घोषित कर दे उसको ही हम मुद्रा कहेंगे। इसके बाद हार्ट्रे की परिभाषा है जिसमें इन्होंने कहा मुद्रा के दो पहलू होते हैं। एक तो यह हिसाब की इकाई होती है, अर्थात हम कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं उसका लेन देन का हिसाब रखना होता है तो उसके लिए वो हिसाब की इकाई होती है। दूसरी यह है विधि ग्राह्य है। विधि मतलब कानून के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आगे हम तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इसमें प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी, प्रोफेसर एली की परिभाषा पढ़ी तथा सेलिगमैन की परिभाषाएं पढ़ी। तो वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं इसमें शामिल की जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे निष्कर्ष की। अब हमने इतना सब देख लिया, प्रकृति के आधार पर देख लिया और उसकी जो सब कैटेगरीज थी वो भी देख ली। तो अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में मुद्रा है क्या। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वह शक्तिशाली वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देनों में भुगतान के माध्यम के रूप में मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान, मूल्य के संचय एवं हस्तांतरण के साधन के रूप में सभी को स्वीकार्य होती है।
तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि सभी को स्वीकार्य होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस पे कोई प्रश्न नहीं लगाता। और किस बात के लिए स्वीकार होती है? लेन देनों में भुगतान। हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उसके भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। मूल्य के मापक, किसी भी वस्तु का मूल्य अगर आपको तय करना है तो मुद्रा के रूप में तय करते हैं। ऋणों के भुगतान, अगर हमें किसी का कोई पैसा देना है तो उसके लिए भी इसको स्वीकार किया जाता है। मूल्य का संचय एवं हस्तांतरण के लिए भी इसका स्वीकृति प्राप्त है। अर्थात मुद्रा का अर्थ केवल कागज के नोट या सिक्के नहीं है जिनका निर्गमन केंद्रीय बैंक तथा सरकार करती है, बल्कि वे सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं जो भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या है, इस दृष्टि से मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा एवं साख मुद्रा को शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि यह कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि बाजार से कोई भी सामान क्रय करता है तो वह इस क्रय किए गए सामान का भुगतान कई तरीकों से कर सकता है, जिसमें चेक, क्रेडिट कार्ड, नकद इत्यादि शामिल हैं और ये सभी मुद्रा के प्रकार हैं। अब मुद्रा के परिभाषा को जानने के बाद हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे मुद्रा के कार्यों की, क्योंकि परिभाषाएं जितनी भी हमने पढ़ी उनमें सभी ने मुद्रा के कार्यों की ओर संकेत किया। तो मुद्रा के कार्यों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला कार्य है प्रमुख कार्य, जो मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। और सबसे पहला काम है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। वस्तु विनिमय के युग में एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से होता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वस्तु विनिमय का युग था तो एक व्यक्ति को अपनी दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो उससे उसकी वस्तु लेकर और अपने पास जो उसके पास अधिक वस्तु थी उसको देकर विनिमय कर सके। लेकिन अब मुद्रा के युग में, परंतु मुद्रा के प्रयोग से प्रत्येक वस्तु या सेवा को मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय होता है। अब हम अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और फिर उस मुद्रा को देकर दूसरे से आवश्यक वस्तु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मुद्रा विनिमय का एकमात्र माध्यम बन गया है। अर्थात अब हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास हमारी जरूरत की वस्तु हो और उसकी जरूरत की वस्तु हमारे पास हो। अब हम मुद्रा के माध्यम से अपनी वस्तु बेचकर जो मूल्य प्राप्त होगा उससे अपनी जरूरत की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य का मापक, ये इसका अगला कार्य है। मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है, परंतु वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था। परिणाम स्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत कठिनाई आती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का यह एक मुख्य दोष था कि अगर मेरे पास कुछ वस्तु अधिक है और मैं अपनी कोई जरूरत की वस्तु दूसरे व्यक्ति से लेना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास 1 किलो चावल अधिक है, मैं उस चावल को देकर अपने लिए गेहूं लेना चाहता हूं, तो वस्तु विनिमय में परेशानी क्या थी कि मैं कितने चावल के बदले कितना गेहूं प्राप्त करूंगा या कितने गेहूं के बदले कितना चावल दूंगा। क्या मुझे 1 किलो चावल के बदले 1 किलो ही गेहूं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था। परिणाम स्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत कठिनाई आती थी। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। आज हम चावल अगर 100 रुपए किलो जा रहा है तो चावल का 100 रुपए प्राप्त करके, गेहूं अगर 30 रुपए किलो मिलता है तो हम 30 रुपए में गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। इसके बाद हम मुद्रा के अगले कार्यों की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है सहायक कार्य। मुद्रा के सहायक कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की सहायता के लिए किए जाते हैं। इस श्रेणी में उन कार्यों को शामिल किया गया है जो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मदद करते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान मतलब भविष्य में भुगतान करना। आज हम जानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और उसके लिए उसे विक्रय बढ़ाना पड़ता है। विक्रय बढ़ाने के लिए नकद के साथ साथ उधार का भी चलन बढ़ गया है। वर्तमान युग साख का युग है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस युग में नकद के साथ साथ उधार व्यापार का चलन बहुत अधिक हो रहा है। जिन
लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा ऐसे साख सौदों का आधार होती है। क्यों होती है आधार? क्योंकि मुद्रा के मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायित्व पाया जाता है। नंबर 2, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मुद्रा अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होती हैं। अर्थात बहुत सारी वस्तुएं आप ऐसी देखते हैं जो हमारे पास होती हैं लेकिन वो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं, लेकिन मुद्रा कभी खराब नहीं होती। मुद्रा के सहायक कार्यों में अगला जो कार्य है वो है मूल्य का संचय। मनुष्य अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि उसे आवश्यकताएं अधिक आ सकती है। उसे पता नहीं कि क्यों उसको जो है भविष्य में पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, परंतु विनिमय के युग में धन संचय करने की सुविधा उपलब्ध न थी, क्योंकि वस्तुओं को दीर्घकाल तक संचित करके नहीं रखा जा सकता। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो वस्तुएं हैं वो नाशवान होती हैं, कुछ समय पश्चात वो खराब हो जाती हैं, लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसको भविष्य के लिए आराम से संचित किया जा सकता है, अधिक टिकाऊ होती है। परंतु मुद्रा के प्रयोग द्वारा मूल्य संचय का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि मुद्रा टिकाऊ है, अक्षय है अर्थात खराब नहीं होती। मुद्रा को सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक थोड़े से स्थान में जमा किया जा सकता है। अगला है मूल्य का हस्तांतरण। आधुनिक समय में मुद्रा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है, अर्थात मुद्रा का प्रयोग सब जगह पर हो रहा है। मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन है। आज मुद्रा के द्वारा चल व अचल सभी प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है। वस्तु विनिमय में यह कठिनाई थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अचल संपत्ति है तो वो अचल संपत्ति को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता था, लेकिन मुद्रा के प्रयोग से वह उस संपत्ति का मूल्य मुद्रा के रूप में प्राप्त कर सकता है और उस पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल करके या उस मुद्रा को दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते, पुनः एक ऐसी ही संपत्ति का निर्माण या क्रय कर सकता है। तो इससे मूल्य का हस्तांतरण सरल हो गया है। इसके बाद मुद्रा की जो तीसरी कैटेगरी है कार्यों की, वो है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्यों में हमारा अभिप्राय उन कार्यों से है, आकस्मिक कार्यों से हमारा अभिप्राय उन कार्यों से है जिन्हें मुद्रा कुछ विशेष परिस्थितियों में संपन्न करती है। आर्थिक विकास के साथ साथ इन कार्यों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम आता है सामाजिक आय का वितरण। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन आधुनिक युग में वृहद पैमाने पर किया जा रहा है और जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों का योगदान होता है। अब उन साधनों को उनका जो प्रतिफल है वो मुद्रा के रूप में दिया जाता है। तो इससे मुद्रा ने सामाजिक आय का वितरण भी सरल कर दिया है। आज के युग में उत्पादन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं व्यापक हो गई है, जिसके लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उचित पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके पश्चात अगला कार्य है साख का आधार। वर्तमान युग साख का युग है और साख का आधार स्वयं मुद्रा है। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नकद कोष के आधार पर ही करते हैं, अतः मुद्रा साख का आधार है, क्योंकि बैंकों के पास जब तक नकद नहीं होगा वो उसका इस्तेमाल साख के निर्माण में नहीं कर सकते, अतः मुद्रा साख का आधार है। अगला बिंदु है अधिकतम संतुष्टि का आधार। हम जानते हैं मुद्रा के प्रयोग से ही कोई भी व्यक्ति समसीमांत उपयोगिता का नियम अप्लाई कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जो उसे समसीमांत उपयोगिता के नियम का पालन करके ही प्राप्त हो सकती है। इस नियम का पालन भी मुद्रा के प्रयोग से ही संभव हो पाया है। पूंजी का सामान्य रूप देना, पूंजी को सामान्य रूप देना। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्ति अर्थात धन, आय व पूंजी को सामान्य मूल्य प्रदान करती है, जिससे पूंजी की तरलता, गतिशीलता तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में अब प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है विविध अथवा अन्य कार्य, जिसमें सबसे पहला है शोधन क्षमता के सूचक।
आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व। शोधन क्षमता, शोधन क्षमता का मतलब होता है कि क्या कोई फर्म, व्यक्ति, संस्था अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, उसे हम शोधन क्षमता कहते हैं। और मुद्रा जो होती है वो शोधन क्षमता की सूचक होती है। आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक या बीमा कंपनी को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ धन अवश्य जमा रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि शोधन क्षमता का मतलब क्या होता है कि क्या हम अपने दायित्वों का भुगतान समय से कर पाएंगे या नहीं, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति, फर्म या संस्था के पास कितना नकद कोष है। तो मुद्रा रखने से हमें यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति शोधन कर पाएगा या कौन व्यापारी या फर्म शोधन कर पाएगी अथवा नहीं। यदि कोई फर्म अपनी मौद्रिक देनदारियां पूरी न कर सके तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा शोधन क्षमता की सूचक होती है। अगर आप ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति या फर्म के पास पर्याप्त धन नहीं है, अर्थात वो अपने भुगतानों को पूरा करने में असमर्थ है या उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से कम है, तो ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया घोषित करवा सकते हैं या वो खुद भी दिवालिया घोषित हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है निर्णय का वाहक। निर्णय लेना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है और मुद्रा निर्णय लेने में बहुत मदद करती है। मुद्रा निर्णय का वाहक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एकत्रित की गई मुद्रा का भविष्य में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी वस्तु क्रय की जा सकती है। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर मुद्रा है तो हम उसको संचय कर सकते हैं और संचय करने के बाद हम उस मुद्रा को जब चाहें अपने इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है मुद्रा के विविध कार्यों में पूंजी की तरलता प्रदान करना, पूंजी को तरलता प्रदान करना। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा का पूंजी के रूप में लाभदायक उपयोग संभव है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मकान, जमीन अथवा अचल संपत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है किंतु मुद्रा के रूप में नहीं कर सकता। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि मुद्रा ने पूंजी को गतिशीलता प्रदान की, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसको आसानी हुई। वो अपनी जमीन, मकान अथवा अचल संपत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है आज के टाइम में, किंतु मुद्रा के रूप में नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर हम कोई भुगतान करना है और हम मुद्रा के बदले में मकान दें, जमीन दें, अचल संपत्ति दें तो वो एक बार मना कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको मुद्रा देंगे तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। धन्यवाद।